सोचो, तुम अपनी नौकरी में सब कुछ झोंक रहे हो, देर रात तक काम, शानदार आइडियाज, बड़े बड़े रिजल्ट्स, और अचानक तुम्हारा बॉस ठंडा पड़ने लगता है, मौके कम होने लगते हैं और एक अनदेखी दीवार तुम्हारे और आगे बढ़ने के बीच खड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो कि मेहनत और टैलेंट ही दरवाजे खोल देंगे, लेकिन उल्टा ऐसा लगता है जैसे तुमने खुद ही अपने लिए एक जाल बिछा लिया हो। ये बदकिस्मती नहीं है और ना ही कोई रैंडम ऑफिस पॉलिटिक्स। ये पावर के खेल की एक बुनियादी गलतफहमी है। बहुत से महत्वाकांक्षी लोग शुरुआत में इसी दीवार से टकराते हैं। वे अपने बॉस के सामने इतना चमक जाते हैं कि बिना जाने अपनी ही तरक्की में रुकावट बन जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन असली है। टैलेंट को इनाम मिलना चाहिए, लेकिन इतिहास और आज की कॉर्पोरेट दुनिया दोनों ये साबित करती हैं कि सिर्फ क्षमता काफी नहीं होती, खासकर तब जब तुम अपनी ही ऊपर वाले को अपने लिए खतरा महसूस करा देते हो। क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बेहतरीन खूबियां, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, महत्वाकांक्षा किसी गलत माहौल में जाकर तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी बन जाएं? एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक परफेक्ट पार्टी रखी और उसी के बाद वो आजीवन जेल चला गया, जबकि वो राजा का वफादार सेवक था। कुछ टैलेंटेड लोग धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि उनसे ज्यादा सक्षम लोग अचानक रुक जाते हैं या गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इंसानी व्यवहार की एक छिपे हुए नियम में है, जो हर हायरार्की में चुपके से काम करता है, राज दरबार से लेकर आज की कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक। इसे समझ लेना सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, बल्कि ये दिखाता है कि पावर हमेशा सिर्फ ब्रिलियंस को नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी को ज्यादा पसंद करती है, ना कि उन लोगों को जो ओपनली ब्रिलियंट दिखते हैं। यही एक सिद्धांत सैकड़ों करियर की टूटने और अचानक गिरने की असली वजह समझाता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 1 बहुत सीधा है। नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस से आगे निकलने की कोशिश ना करें। अपने ऊपर वाले लोगों को हमेशा कंफर्टेबली सुपीरियर महसूस कराओ। उन्हें खुश करने या इंप्रेस करने की कोशिश में कभी अपनी टैलेंट्स इतनी ज्यादा मत दिखाओ कि उन्हें खुद कमतर महसूस होने लगे। अपने सुपीरियर को उनकी असलियत से भी ज्यादा ब्रिलियंट, केपेबल और जरूरी दिखाओ। जरूरत पड़ने पर अपनी रोशनी को थोड़ा छुपा लो ताकि उनकी रोशनी और ज्यादा चमकदार लगे। ये ना तो असली इंफीरियॉरिटी है और ना ही किसी तरह की चापलूसी। ये सर्वाइवल और आगे बढ़ने का एक कैलकुलेटेड तरीका है। अगर तुम इसे तोड़ते हो तो उसी इंसान में इनसिक्योरिटी, जेलसी और डर पैदा कर सकते हो, जो तुम्हारी तरक्की को तेज भी कर सकता है और खत्म भी। लेकिन अगर तुम इसे समझ लेते हो और अपनाते हो तो तुम लंबे समय तक इन्फ्लुएंस बनाने की एक मजबूत नींव तैयार कर लेते हो। 17वीं सदी के फ्रांस में निकोलस फूके राजा लुई 14 का सुपरिंटेंडेंट ऑफ फाइनेंस था। वो बहुत ही केपेबल इंसान था, इंटेलिजेंट, कल्चर्ड और किंगडम की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट। उसने रेवेन्यू बढ़ाया, अलायंसेस बनाए और आर्ट्स का एक बड़ा पेट्रन भी बना। हर एंगल से वो एक लॉयल और इफेक्टिव सर्वेंट था। अपनी लॉयल्टी और पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए फूके ने 1661 में अपने नए कासल वॉ-ले-विकॉन्ट में एक ग्रैंड फेट ऑर्गेनाइज की। ये पार्टी लेजेंडरी बन गई। हजारों गेस्ट्स, खुद किंग लुई 14 की प्रेजेंस, फायरवर्क्स, मॉलियर का थिएटर परफॉर्मेंस, लैविश डिनर और पहली बार इतने स्पेक्टेक्युलर इल्यूमिनेटेड गार्डन्स। उसका पैलेस उस टाइम लुई 14 के किसी भी रॉयल पैलेस से ज्यादा ग्रैंड और इंप्रेसिव लग रहा था। आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स और गार्डन्स सब सुपीरियर टेस्ट और पावर का सिंबल थे। फूके ने सोचा था कि ये सब किंग के प्रति उसकी लॉयल्टी और एडमिरेशन शो करेगा, लेकिन यहाँ गेम उल्टा हो गया। किंग को ये एक डायरेक्ट चैलेंज जैसा लगा। लुई 14 जो अपनी एब्सोल्यूट पावर कंसोलिडेट कर रहा था और सन किंग के रूप में अपनी इमेज बना रहा था, उस मोमेंट पर खुद को ओवरशैडोड फील करने लगा। फूके का इंडिपेंडेंट पावर बेस, आर्टिस्ट्स, फाइनेंसियर्स और नोबल्स का नेटवर्क भी किंग के लिए एक हिडन थ्रेट बन रहा था।
के अंदर किंग ने फूके को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, एम्बेजलमेंट की चार्जेस के साथ। लंबे ट्रायल के बाद फूके को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी 19 साल बहुत ही हार्श प्रिजन कंडीशंस में गुजारे और 1680 में उसकी डेथ हो गई। बाद में लुई 14 ने वर्साई पैलेस को और भी ज्यादा ग्रैंड बनवाया, पार्टली इसलिए ताकि वो फूके के ग्रैंडोर को कंप्लीटली ओवरशैडो कर सके। एक ही रात की स्पेक्टेक्युलर पार्टी ने एक ब्रिलियंट करियर और पूरी जिंदगी का एंड कर दिया। दूसरी तरफ गैलीलियो गैलीलेई की कहानी आती है। इटली में मेडिची परिवार से पेट्रनेज पाने की कोशिश करते हुए गैलीलियो ने जुपिटर के 4 बड़े मून्स की खोज की, लेकिन सिर्फ अपनी डिस्कवरी को घोषित करने के बजाय उसने उन्हें मेडिशियन स्टार्स नाम दे दिया। अपनी किताब सिडियस न्यून्सियस में उसने इस खोज को सीधे मेडिची परिवार की महानता से जोड़ दिया। इससे उस परिवार को एक तरह की कॉस्मिक इंपॉर्टेंस और इंटेलेक्चुअल प्रेस्टीज का एहसास हुआ। नतीजा ये हुआ कि गैलीलियो को ग्रैंड ड्यूक का मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जैसे प्रेस्टीजियस पद मिल गए। उसे फंडिंग और प्रोटेक्शन भी मिली, जिससे वो आगे और रिसर्च कर सका। गैलीलियो ने अपनी फेम को बढ़ाया, लेकिन अपने पेट्रन्स को कभी छोटा नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी अचीवमेंट का सेंट्रल पार्ट बना दिया। ये दोनों कहानियां सदियों पुरानी हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आती हैं, लेकिन इनका अंडरलाइंग डायनामिक एक ही है। अगर तुम सुपीरियर को आउटशाइन करते हो तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर तुम उन्हें स्ट्रेटेजिकली एलिवेट करते हो तो वही लोग तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल देते हैं। ये लॉ इंसानी साइकोलॉजी के बहुत गहरे हिस्सों को छूता है। स्टेटस एंजाइटी, नार्सिसिस्टिक सप्लाई और हायरार्किकल सेल्फ एस्टीम की नाजुकता। पावर में बैठे लोग शायद ही सिर्फ मेरिट की वजह से वहां पहुंचे होते हैं। लक, टाइमिंग, कनेक्शंस सब इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन एक बार पहुंचने के बाद वो अक्सर अपनी सक्सेस को एक्सेप्शनलिज्म की कहानी में बदल लेते हैं। जब कोई सबऑर्डिनेट उनसे बेहतर स्किल, टेस्ट, इंटेलिजेंस या करिश्मा दिखाता है तो वो सिर्फ कंपटीशन नहीं लगता, वो उनकी पूरी बनाई हुई कहानी पर एक तरह का हमला बन जाता है। यहीं पर एक प्राइमल इनसिक्योरिटी जाग उठती है। अगर ये मुझसे बेहतर है तो फिर मैं क्या हूं? क्या मैं रिप्लेसेबल हूं? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि इंसान स्टेटस हायरार्कीज के लिए वायर्ड होते हैं। पुराने समय में स्टेटस गिरने का मतलब था रिसोर्सेज, एलाइज और सर्वाइवल का सीधा खतरा। इसीलिए आज भी हमारा दिमाग उसी सेंसिटिविटी को कैरी करता है। स्टेटस थ्रेट मिलने पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स लगभग फिजिकल डेंजर जैसा होता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, यानी सुपीरियर को कॉन्शियसली सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इमोशनल रिएक्शन अपने आप ट्रिगर हो जाती है और फिर जेलसी पैदा होती है, जो अक्सर प्रोफेशनल कंसर्न या मैनेजमेंट डिसीजन के रूप में छिप जाती है। सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अनुसार लोग हमेशा खुद को अपने आसपास वालों से कंपेयर करते हैं। ऐसे में एक ब्रिलियंट सबऑर्डिनेट तुरंत एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन पॉइंट बन जाता है। खासकर इनसिक्योर या नई अनस्टेबल हायरार्कीज में ये असर और तेज हो जाता है। इसे अपनाने का तरीका है स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मीटिंग्स में अपने आइडियाज को इस तरह पेश करो कि वो आपके बॉस की विजन का एक्सटेंशन लगे। आपकी एक्स स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए मैंने पब्लिकली क्रेडिट हमेशा जेनरसली दो, लेकिन प्राइवेटली रिजल्ट्स को ड्राइव करो। अचीवमेंट्स शेयर करते समय लीडर या टीम के रोल को हाईलाइट करो। उन्हें इन्फॉर्म्ड और डिसाइसिव दिखाने वाली इंफॉर्मेशन दो। उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करो और उसी के हिसाब से खुद को कैलिब्रेट करो। ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब देकर सामने वाला खुद को इंसाइटफुल महसूस करे, भले ही तुम पहले से जवाब जानते हो। धीरे धीरे अपनी पावर बेस चुपचाप बिल्ड करो। लैटरल कनेक्शंस, नीचे के रिलेशनशिप्स, एक्सपर्टीज और अलायंसेस, ताकि जब समय आए तो ऊपर कोई एक्टिव ऑपोजिशन न रही। लेकिन कुछ कॉमन गलतियां अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ब्लेटेंट चापलूसी अक्सर डिस्गस्ट पैदा करती है और फेक ह्यूमिलिटी भी जल्दी पकड़ में आ जाती है। असल गोल है एक नेचुरल लगने वाली एलिवेशन, जहां कॉम्पिटेंस साइलेंटली दिखे और रिस्पेक्ट ऑर्गेनिकली बने। लॉन्ग टर्म में यही अप्रोच एक वर्चुअस साइकिल बनाती है। सिक्योर सुपीरियर्स तुम्हें प्रमोट करते हैं क्योंकि तुम उनकी स्टेटस को थ्रेटन नहीं करते, बल्कि उसे रीइंफोर्स करते हो। लेकिन जब तुम्हारा कोई मास्टर ही ना हो,
जब तुम खुद टॉप पर हो या तुम्हारे आसपास सिर्फ पीयर्स और राइवल्स हों? अगला लॉ एक बिल्कुल अलग तरह के खतरे की बात करता है, अपने असली इरादों को जल्दी रिवील कर देने का खतरा। हिडन एजेंडाज और बदलते अलायंसेस की दुनिया में अक्सर ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। यह समझना जरूरी हो जाता है कि अपने प्लान्स को वेल्ड रखने से कैसे कंट्रोल मिलता है और कैसे सबसे सक्सेसफुल लोग दूसरों को उसी डायरेक्शन में मूव कराते हैं जो सिर्फ उन्हें ही साफ दिखाई देती है। यहां से खेल और भी गहरा हो जाता है। अगर तुम इस तरह की साइकोलॉजी, पावर डायनामिक्स और ह्यूमन बिहेवियर की रियल ब्रेकडाउन समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ को और भी डीपर लेवल पर डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि ये रूल्स रियल लाइफ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे साइलेंटली काम करते हैं। और हाँ, कमेंट में साफ साफ बताओ इस सीरीज में कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल या रिलेटेबल लगा और क्यों।